हेलो एवरीवन। सो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट था आप लोगों का इस कंपनी पे। मैंने इनको लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया। सो आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस बिजनेस पे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता है कंपनी में, रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या क्या है इस कंपनी के, Q1 में इनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कौन कौन में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है FY26 के लिए, ओवरऑल पूरे साल के लिए कैसा आउटलुक लगता है, कैसी डील है कंपनी में, एंड नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंडस्ट्री में किस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल है, जैगल कहाँ पे स्टैंड करता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल। जैगल को अगर वन लाइन में मैं समअप करूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये कंपनी एक्सपेंस मैनेजमेंट का काम करती है। अब एक्सपेंस मैनेजमेंट किसके लिए करती है, आपके लिए मेरे लिए नहीं। तो B2B मॉडल है, और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं आपके, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके लिए एक्सपेंस मैनेजमेंट के रिलेटेड ये कंपनी सॉफ्टवेयर टूल सर्विसेज वगैरह उनको सेल करती है। तो ये वन लाइन में बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अभी और डीपर लेवल पे समझते हैं। सबसे पहले फाउंडर्स कौन है इस कंपनी के, तो दो फाउंडर्स हैं, राज नारायणन जी और अविनाश जी, ये दो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं। राज नारायण जी का जो बैकग्राउंड है वो एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड है, मतलब इससे पहले भी उन्होंने दो तीन कंपनीज मतलब स्टार्टअप किया, उसके बाद एक लेवल पे उनको ग्रो करके अपना स्टेक उन्होंने सेल किया, मतलब उनका बैकग्राउंड ही एंटरप्रेन्योरियल है। जो अविनाश जी हैं, उन्होंने इससे पहले सिटी बैंक में काफी लंबे टाइम तक काम किया। देन इंडिया आने के बाद उनका एस्पिरेशन था कि डिजिटल फील्ड में और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ उनको स्टार्टअप वगैरह करना है। दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2011 में इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अब जैसे हमने जिनटेक के केस में डिस्कस किया था ना, कि ये चीज उनको क्लियर था कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, सर्विस क्या बनाना है, ये तो चलो आगे जाके चेंज होगा, लेकिन जो भी मॉडल होगा हमारा वो डिजिटली बेस्ड होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटली हम करेंगे, प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल होगा। सेम इनका भी ये थॉट प्रोसेस क्लियर था कि इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन भी हमारा डिजिटली हो रहा है आज के टाइम पे, तो जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे वो डिजिटल ही होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक्सपेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो एक कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझोगे तो उनके बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जैगल ने तीन चीजों पे मेन फोकस किया है। सबसे पहला आता है एम्प्लॉय एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय एक्सपेंस वैसे तो हम समझते हैं कि सैलरी वाला पार्ट हो गया, लेकिन जैगल का फोकस होता है नॉन सैलरी वाले पार्ट पे, यानी एम्प्लॉय के नॉन सैलरी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक कॉर्पोरेट को उसको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला इनका प्लेटफॉर्म आता है सेव, SAVE करके इनका एक प्लेटफॉर्म है सेव। ये कंपनी ये सेव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को। अब ये सेव प्लेटफॉर्म किस चीज में हेल्प करता है कॉर्पोरेट्स को, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो टिकट बुकिंग होता है, और भी जो मील अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ये इस तरीके के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं नॉन सैलरी रिलेटेड, बट वो बिजनेस के लिए होता है, तो उनको रीइंबर्स करने का जो नॉर्मल आप प्रोसेस देखोगे तो वो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना बिल वगैरह मेल करता है HR को, फिर उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि वो वैलिड बिल है या फिर और कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो सब चीजों के बेसिस पे उसको अप्रूव किया जाता है। लेकिन इसमें काफी लंबा टाइम लगता है, 3-4-5 दिन तक का टाइम लगता है इसको अप्रूव होने में। तो इन्होंने ये जो सेव प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें मतलब जो एम्प्लॉय है वो उस बिल का फोटो अपलोड करेगा, और AI के थ्रू, मतलब ये जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट है, वो उसमें पूरा प्रॉम्प्ट दे देगी कि कौन कौन से बिल टाइप ऑफ बिल को अप्रूव करना है, किस टाइप ऑफ बिल को रिजेक्ट करना है, ये सारा पहले से उसमें आप वो फिट कर देते हो, सेटिंग वगैरह फिट कर देते हो, तो वो AI ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली उस बिल को अप्रूव या रिजेक्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। प्लस इसके साथ में इन्होंने बहुत सारे एडिशनल टूल्स दिए हैं इस सेव प्लेटफॉर्म में कॉर्पोरेट्स के लिए। जैसे अगर कॉर्पोरेट को देखना है कि मेरा किस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप बड़े कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से सोचो जिनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं पैन इंडिया लेवल पे, तो अगर उनको ये देखना है कि मेरे सडनली एक्सपेंसेस क्यों बढ़ने लग गए हैं, तो उनको वो ग्रैनुलर लेवल पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं किस पर्टिकुलर रीजन से, कौन से ब्रांच से, किस कैटेगरी में मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, क्या वो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, क्या वो फूड एक्सपेंसेस है, क्या वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो उन सबको आप मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इनके सेव प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो ये सारे एडिशनल सर्विसेज कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है। अब इनका जो रेवेन्यू आता है इसमें, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड आता है। जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, Z5 यूज करते हैं, जियो हॉटस्टार यूज करते हैं, वैसे ही कंपनी इसके लिए कॉर्पोरेट से सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करती है। बट एक डिफरेंस ये है कि नेटफ्लिक्स वगैरह में जो उनके प्लान होते हैं वो फिक्स प्लान होते हैं, मतलब आपके लिए मेरे लिए वो सेम प्लान रहेगा, लेकिन इनका कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट रेट वेरी करता है। अब किसी कॉर्पोरेट को ये 100 रुपीज पर यूजर के बेसिस पे चार्ज करते हैं, किसी कॉर्पोरेट को 400-500 के बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। तो इतना इतना वेरिएंस क्यों है, इसको अभी हम आगे समझेंगे कि इस तरीके का इन्होंने प्लान अपना क्यों रखा हुआ है। तो पहला रेवेन्यू मॉडल कहां से आया कंपनी का, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अब ये जो सब्सक्रिप्शन से जो रेवेन्यू आता है ना, कंपनी इसको अकाउंट करती है अपने सॉफ्टवेयर फीस वाले सेगमेंट में। तो इनके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है सॉफ्टवेयर फीस। सॉफ्टवेयर फीस में जो रेवेन्यू आता है कंपनी को, वो सब्सक्रिप्शन से आता है।
पहला रेवेन्यू कहां से आया, सेव प्लेटफॉर्म सेल किया कॉर्पोरेट को, वहां से मेरे को सब्सक्रिप्शन आया और वो मैंने रिपोर्ट कर दिया सॉफ्टवेयर फीस वाले सेगमेंट के अंदर। तो ये मेरा पहला रेवेन्यू हो गया। देन एक और इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, बिकॉज एम्प्लॉय का एक्सपेंस ही नहीं होता ना कॉर्पोरेट का दूसरा एक्सपेंस कौन सा होता है वेंडर्स को लेकर के। और वेंडर्स भी अगर आप समझो तो सिर्फ वो वेंडर्स नहीं होता जिससे मेरे को रॉ मटेरियल लेना है, मतलब एक बड़े कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझो तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स हो सकते हैं। मेरे केटरिंग के रिलेटेड कुछ वेंडर्स हो सकते हैं, स्टेशनरी के रिलेटेड कुछ वेंडर्स हो सकते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ वेंडर्स हो सकते हैं। होता है ना कॉर्पोरेट बहुत सारे काम जो है वो आउटसोर्स करता है, आईटी के रिलेटेड कुछ अलग वेंडर्स हो सकते हैं, तो मुझे सबको पेमेंट करना होता है और वो भी काफी लंबा प्रोसेस है, उसको ट्रैक करने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जोयर, जो सेव है वो एम्प्लॉय के लिए है, जो जोयर है वो आपके वेंडर्स के लिए, बेसिकली आप उसको अकाउंट पेएबल के लिए बोल सकते हो। तो उसमें आप यही सेम सारा बिल वगैरह सारे इनवॉइसेस वगैरह ऑटो जनरेट होता है, स्कैन करता है, इंस्टेंटली उसको अप्रूव करता है। इसके अलावा आप अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट भी कर सकते हो, बिकॉज आपको उस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा ना कि आने वाले वीक्स में मंथ्स में आपका कितना पेमेंट जाने वाला है, यानी आपके बिजनेस से कितना कैश आउटफ्लो होगा। फिर आप उसको उसके साथ में कंपेयर कर सकते हो कि मेरे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, कितना कैश मेरे पास आएगा। तो ये मैनेजमेंट भी काफी इजी हो जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए। तो ये इनका दूसरा प्लेटफॉर्म है। अब जॉयर से भी कंपनी को वही सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आता है और इसको भी कंपनी अकाउंट करती है सॉफ्टवेयर फीस के अंदर। तो ये इनका दूसरा रेवेन्यू सोर्स हो गया। सेगमेंट एक ही है लेकिन वो मतलब प्लेटफॉर्म दूसरा है, प्रोडक्ट दूसरा है। फिर इनका तीसरा एक प्लेटफॉर्म है जो है प्रोपेल। अब प्रोपेल में कंपनी क्या करती है, ये एक्सपेंस मैनेजमेंट नहीं है लेकिन ये आपका रिवॉर्ड्स और रॉयल्टी प्रोग्राम जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है इस कंपनी के लिए। तो इसके थ्रू कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉर्पोरेट ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उनका टारगेट है कि दिवाली वाले सीजन में ना हमको एक्स नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करना है। तो उसके लिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए वो जनरली कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि वो कुछ कैंपेन वगैरह लॉन्च करते हैं कि जो एम्प्लॉय जो है वो इतना सेल्स अचीव कर लेगा, इतना टारगेट हिट कर लेगा, उसके लिए हम कुछ भी ऐसा प्लान कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको कोई वेकेशन प्लान कर देंगे, या इतना वो शॉपिंग कर सकता है इस एरिया के अंदर इतने मर्चेंट्स के साथ में। तो इस तरीके के आप जो मार्केटिंग कैंपेन है वो स्टार्ट कर सकते हो प्रोपेल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स के चैनल पार्टनर्स भी तो होते हैं ना, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, उनके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। यानी एम्प्लॉय के लिए भी और आपके चैनल पार्टनर्स के लिए भी इसमें जो भी मार्केटिंग कैंपेन आपको रन करने हैं वो आप कर सकते हो प्रोपेल प्लेटफॉर्म के थ्रू। सेम इससे भी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आता है कंपनी को और वो कंपनी अकाउंट करती है सॉफ्टवेयर फीस के अंदर। तो ये इनका पहला रेवेन्यू सेगमेंट हो गया सॉफ्टवेयर फीस का, जो मेनली आप देखोगे जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे सब्सक्रिप्शन के थ्रू कंपनी अर्न करती है। अब जैगल को आप बोल सकते हो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि अगर हमारा पूरा रेवेन्यू डिपेंडेंसी कॉर्पोरेट के ऊपर हो जाएगा ना तो हमारा बिजनेस स्केल अप नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक तो हम मार्जिन ज्यादा नहीं बना पाएंगे बिकॉज वो सारे बड़े प्लेयर्स हैं, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इनके ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, टूल्स हैं, ये बिजनेस की एफिशिएंसी में तो हेल्प करते हैं लेकिन उनका जो मेन गोल है उसको उसको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते। हर एक बिजनेस का मेन गोल क्या होता है, सेल्स बढ़ाना है। बिजनेस चाहे आईटी का हो या बिजनेस चाहे पावर इंडस्ट्री का हो, सबका एंड गोल यही होता है कि हमको सेल्स बढ़ाना है। इंटरनल एफिशिएंसी पे आप तब फोकस करते हो जब आपकी सेल्स ग्रो कर रही हो। अगर सेल्स ही नहीं हो रहा, मतलब मेरा धंधा ही नहीं ग्रो कर रहा, तो मैं क्या टूल लगाऊंगा, क्या प्लेटफॉर्म यूज करूंगा। तो जैगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो इन अ वे एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं लेकिन डायरेक्टली सेल्स में बढ़ाने में हेल्प नहीं करते। तो वहां पे जो बार्गेनिंग पावर है ना वो हमेशा कॉर्पोरेट्स के पास में रहेगी। तो आपको कभी भी कॉर्पोरेट अलाउ नहीं करेगा कि आप हर साल अपना सब्सक्रिप्शन फी बढ़ाते जाओ या फिर वन गो में बड़ा सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर लो। तो ये वाला मॉडल ज्यादा स्केल अप नहीं हो सकता था। सो जैगल ने क्या किया, अपने जो रेवेन्यू सोर्सेज है ना उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। इन्होंने पहला रेवेन्यू सोर्स बना दिया सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां पे हम प्लेटफॉर्म देंगे कॉर्पोरेट्स को और रेवेन्यू अर्न करेंगे। दूसरा मॉडल इन्होंने, मतलब एक और पॉइंट इस पे अगर आप समझो, अगर ये सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला मॉडल होता ना तो इनको तो कोई भी कंपनी कॉपी कर सकती थी, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है ना जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म बना सकती है और सेम इनका कॉम्पिटिटर आ जाता, तो ये बिजनेस स्केल अप नहीं हो सकता था। तो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट स्ट्रॉन्ग किया। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया, इंडिया के टॉप 16 बैंक्स के साथ में इस कंपनी का टाई अप है, और जो आपके कार्ड्स के नेटवर्क है ना, टॉप 3 कार्ड कंपनी जो है, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा कार्ड हो गया और आपका रुपए कार्ड, इन तीनों के साथ में भी इनका टाई अप है। सो पहले सिर्फ 4 बैंक्स के साथ में टाई अप था, आज के टाइम पे 16 बैंक्स के साथ में टाई अप है, और सारे बड़े बैंक चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, इंडसइंड हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या आपका एसबीआई हो, तो प्राइवेट से लेकर के पीएसयू बैंक तक सबके साथ में इनका टाई अप है। इस टाई अप से कंपनी क्या करती है, ये प्रीपेड कार्ड इशू करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रीपेड कार्ड इशू करने वाली कंपनी है जैगल। आई थिंक 50 मिलियन से भी ज्यादा प्रीपेड कार्ड इन्होंने इशू किया है। अब प्रीपेड कार्ड क्या होता है,
सो बिल्कुल अपोजिट है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप पहले आपकी एक लिमिट सेट है, आप वो यूज करते हो, फिर उसके बाद आप बैंक को पे करते हो। प्रीपेड कार्ड में क्या होता है, एक तरीके का आपने रिचार्ज करा दिया पहले ही, कि मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट उसमें लोड कर दिया है, अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ 1 लाख तक। तो बिल्कुल अपोजिट है ये क्रेडिट कार्ड का। प्रीपेड कार्ड ये कहाँ पे यूज करते हैं जैगल, तो जैगल कहता है कॉर्पोरेट्स को कि आप अपने एम्प्लॉयज का ये रीइंबर्समेंट वगैरह तो करते ही हो, मतलब हमारे सेव प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब आप अगर हमारा प्रीपेड कार्ड जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दे दोगे, तो आपका जो एक्सपेंस ट्रैकिंग है ना वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। मतलब जो अभी हमने बात करी ना कि कॉर्पोरेट जो है वो ट्रैक कर सकता है ग्रैनुलर लेवल पे जाकर के कि कहाँ पे मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये वो तभी कर सकता है जब इनका वो प्रीपेड कार्ड यूज करेगा। तो कंपनी जो है अपना प्रीपेड कार्ड देता है कॉर्पोरेट्स को, और कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज को वो प्रीपेड कार्ड देते हैं उनके डेली यूज के लिए। प्लस एक और एडवांटेज है, अगर आप इनका प्रीपेड कार्ड यूज करते हो तो कॉर्पोरेट जो है वो काफी डीपर लेवल पे उसको उसको उसके बजट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हम हर एक कंपनी को ट्रैक करते हैं, डिस्कस करते हैं, और हम क्या देखते हैं कि बिजनेस ने गाइडेंस दिया है, कंपनी ने जो है वो अगले साल का 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है या 40% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। तो उस गाइडेंस के पीछे ना बहुत डीपर लेवल का कैलकुलेशन होता है हर एक बिजनेस के अंदर। मतलब अगर कोई कंपनी 30% का ग्रोथ गाइडेंस टारगेट करता है, ग्रोथ गाइडेंस देता है, तो उससे पहले वो ये भी देखते हैं कि 30% हमको सेल्स अगर बढ़ाना है तो खर्चा कितना करना पड़ेगा, हमको कौन से नए प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे, और कितने एम्प्लॉयज को फील्ड पे भेजना पड़ेगा, किस एरिया में भेजना पड़ेगा, फिर उनका ट्रैवलिंग कितना एक्सपेंस आएगा, मील का कितना एक्सपेंसेस होगा, उनको कितना इंसेंटिव देना होगा, ये सारी बजटिंग करनी पड़ती है कॉर्पोरेट्स को, तब जाके वो आपको गाइडेंस देते हैं कॉन कॉल के अंदर। तो कंपनी को बजट कंट्रोल में भी ये कार्ड बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, जब भी कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय को ये कार्ड दे रहा है, ये प्रीपेड कार्ड देता है, तो ना वो इनके सेव प्लेटफॉर्म के थ्रू लिमिट सेट कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख की लिमिट है इस प्रीपेड कार्ड में, मैंने 2 लाख का रिचार्ज करा दिया एक तरीके से, लेकिन इस 2 लाख में से सिर्फ 50,000 ही मेरा जो एम्प्लॉय है वो ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकता है। यानी टिकट बुकिंग हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, ट्रेन की टिकट हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम वो 50,000 तक ही यूज कर सकता है। अगर वो 50,000 से ज्यादा यूज करने जाएगा तो जो ट्रांजेक्शन है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, एज ए बिजनेस मैं अपने गोल पे स्टिक रहूंगा, मतलब मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे कंट्रोल में रहेंगे, और अगर कहीं पे बढ़ रहे हैं तो मैं इसको देख सकता हूं कि किस वजह से बढ़ रहे हैं, यानी कि मैं मेरी जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में रहेगी। ऐसा नहीं कि बिजनेस डीरेल हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये सारे टूल्स सेव प्लेटफॉर्म के अंदर आपको तभी मिलते हैं जब आप प्रीपेड कार्ड यूज करते हो जैगल का। 10 पॉइंट आता है कि इसमें जैगल का क्या बेनिफिट है। तो जैगल का बेनिफिट ये है कि जब भी इनके एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज इनके कार्ड को यूज करते हैं किसी भी मर्चेंट पे, चाहे मेक माई ट्रिप पे यूज करे या फिर ऑफलाइन किसी किसी भी वेंडर के वहां पे यूज करे, तो उसमें ट्रांजैक्शन इनकम जनरेट होता है। सेम जैसे जिनका लॉजिस्टिक में हमने डिस्कस किया था ना कि टोल पेमेंट होता है, फ्यूल का पेमेंट होता है, तो ट्रांजैक्शन जनरेट होता है वहां पे बैंक और जिनका के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग होता है। इनके केस में भी जैगल और बैंक के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग होता है। जिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके ये कार्ड इशू करते हैं ना, यस बैंक हो गया या आईसीआईसीआई कार्ड हो गया, तो उस बैंक के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग होता है इनका। अब रेवेन्यू शेयरिंग कितना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है तो 2 रुपए का आपका ट्रांजेक्शन इनकम बनता है, और उसमें इनका जो टेक रेट होता है ना वो 1.7 से 1.85% के बीच में होता है। टेक रेट का मतलब क्या है कि 2 रुपए का जो रेवेन्यू बना है उसमें से मेरा हिस्सा कितना है, उसको टेक रेट बोलते हैं। 1.7 से 1.85%, और बाकी का जो 20-30% है वो बैंक अपने पास रखता है। पॉइंट ये आता है कि बैंक इनके साथ में क्यों रेवेन्यू शेयरिंग कर रहा है। सो आप इस पॉइंट को समझो कि बैंक को तो बैठे बैठाए इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मिल गए ना, इतने सारे क्लाइंट्स मिल गए, इतने सारा ट्रांजैक्शन उसको उसको अपने प्लेटफॉर्म पे करने को मिल गया, तो बैंक को तो फ्री का धंधा आ रहा है एक तरीके से। तो बैंक बहुत मतलब बहुत खुशी से इस चीज को रेवेन्यू शेयरिंग करता है वो जैगल के साथ में। एक और पॉइंट इसमें यह है कि जैसे इनके अभी 3500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं, तो बैंक अपने ब्रांच में बैठे बैठे इतने सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में डील कर पा रहा है। मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को बोल सकता है ना कि जाओ इन कॉर्पोरेट्स में जाके आप कासा ओपन करो, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, 2-4 एफडी सेल कर दो, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर दो, किसी को होम लोन दे दो, कार लोन दे दो, पर्सनल लोन दे दो। तो कितने सारे प्रोडक्ट जो है वो बैंक इन कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज को क्रॉस सेल कर सकता है। तो बैंक का ये बेनिफिट है, इसीलिए इन दोनों की पार्टनरशिप से ये वाला इनकम जनरेट होता है। तो अब इससे जो इनकम आता है ये बेसिकली ट्रांजैक्शन इनकम हो गया आपका, लेकिन जैगल इसको रिपोर्ट करता है प्रोग्राम फीस के अंडर। तो ये आता है आपका प्रोग्राम फीस में। देन तीसरा आपका आ जाता है जॉयर, सॉरी दूसरा आपका आ जाता है जॉयर। तो सेम जॉयर में भी ये कंपनी जो है ना कार्ड इशू करती है। कॉर्पोरेट्स को ये प्रीपेड कार्ड भी देते हैं और क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, और ये कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं कि जो आपको वेंडर का पेमेंट करना है ना उसको आप हमारा ये कार्ड यूज करके करो। मतलब आपको जो भी पेमेंट उनको देना है अपने वेंडर्स वगैरह को, हमारा प्रीपेड कार्ड आप यूज करो। उसके अगेंस्ट में ये 1% 2% कैशबैक वगैरह भी देते हैं, तो वहां से भी कंपनी को इनकम आता है। सेम प्रोग्राम फीस के अंदर उसको रिपोर्ट करती है कंपनी। और एक इनका तीसरा रेवेन्यू सोर्स है प्रोपेल से। अब प्रोपेल से हमने एक तो डिस्कस कर लिया कि सब्सक्रिप्शन मिलता है जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है।
एक और रेवेन्यू सोर्स इनका आता है, अगर आप इनका हिस्टोरिकल पीएनएल देखोगे ना, तो आई थिंक 2021 के बाद से इनका रेवेन्यू, इनका ग्रॉस मार्जिन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू आई थिंक 200-250 करोड़ से 550, 700, 750 करोड़ हो गए। ग्रॉस मार्जिन कंपनी के पहले 15-18% थे, उसके बाद 40, 50, 60% हो गया। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज इन्होंने एक चीज आइडेंटिफाई करी कि अगर हमारा रेवेन्यू डिपेंडेंट है ट्रांजैक्शन इनकम के ऊपर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये ना सीजन के बेसिस पे चलता है। मतलब कई बार एम्प्लॉयज जो होते हैं वो खुद का ही कैश यूज कर लेते हैं और उसके बाद में वो रीइंबर्स करवा लेते हैं, कार्ड इतना यूज नहीं करते हैं। तो अगर कार्ड यूज नहीं होगा तो मेरे को ट्रांजैक्शन इनकम नहीं आएगा। प्लस ट्रांजैक्शन इनकम में मुझे टेक रेट भी कितना मिलता है, 1.7 से 1.8 या 1.85% के बीच में, तो मतलब मार्जिन थोड़ा कम है ना। तो इन्होंने वाउचर वाला बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये वाउचर वाला सेगमेंट क्या है, जैसे आजकल आप देखोगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ना, कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज को और अपने चैनल पार्टनर्स को वाउचर्स देना प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने जैसे अमेजोन हो गए और इतने जितने भी मर्चेंट्स होते हैं उनसे ये वाउचर्स लेकर के आते हैं और कॉर्पोरेट्स को सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट बोलता है कि दिवाली का सीजन आ रहा है और मुझे अपना सेल्स ग्रो करना है, इसके लिए मुझे एक नया मार्केटिंग कैंपेन रन करना पड़ेगा। तो वो जैगल को बोलता है कि मुझे आपसे 1 लाख वाउचर्स चाहिए अमेजोन के। अब जैगल जो है वो अमेजोन के पास जाता है, 1 लाख वाउचर परचेज करता है, 1000 रुपीज का एक वाउचर उससे परचेज करता है और कॉर्पोरेट को सेल कर देता है। कॉर्पोरेट को वो सेल कर रहा है पूरा 1000 एमआरपी के बेसिस पे, लेकिन जैगल को वो जो वाउचर मिलेगा अमेजोन से, वो ऑलमोस्ट 10-15% डिस्काउंट पे मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज अमेजोन के पास में बैठे बैठा इतना बड़ा वॉल्यूम मिल गया ना, क्योंकि इतने वाउचर्स वो लेके जा रहा है, तो मतलब इतनी ज्यादा शॉपिंग होगी अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जैगल को 10-15% डिस्काउंट दे देता है। अब इसकी जो अकाउंटिंग है ना, वो सेम वैसी होती है जैसे जिनका के केस में हमने वो सुपर लोड का मॉडल समझा था ना, कि पूरी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस ब्रोकिंग ट्रांजैक्शन डील की, वो जिनका को अपने रेवेन्यू में ऐड करना पड़ता है। सेम इनका भी ऐसे ही होता है। एक्चुअल में आप देखो तो इनका तो इनकम वो है ना जो बीच का गैप है 10-15%, लेकिन इनको रेवेन्यू में पूरा वो जीएमवी ऐड करना होता है। जीएमवी मतलब हो गया आपका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी जितने वैल्यू का मैंने वाउचर्स परचेज करे वो पूरा मेरे रेवेन्यू में आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में मेरा वो बीच का मार्जिन आ जाएगा 10-15%। इसीलिए इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और रेवेन्यू में आप इतना शार्प अपटिक देखोगे। अब ये जो रेवेन्यू आता है कंपनी को वाउचर वाले सेगमेंट से, इसको कंपनी रिपोर्ट करती है प्रोपेल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये कंपनी के पूरा बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। बेसिकली अगर आप कॉमन सेंस में समझो ना, तो दो तीन ही रेवेन्यू है। पहला रेवेन्यू है सब्सक्रिप्शन से आता है, दूसरा रेवेन्यू है कार्ड के ट्रांजैक्शन से आता है, तीसरा रेवेन्यू है वाउचर से आता है। लेकिन क्योंकि उनकी ये रिपोर्टिंग अलग अलग करते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम सुनोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रोपेल क्या है, कार्ड वाला मतलब रेवेन्यू कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि कंपनी उसको प्रोग्राम फीस के अंदर मेंशन करती है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने इसको एक साथ समझ लिया कि रेवेन्यू कहां से आ रहा है और कंपनी उसको कहां पर रिपोर्ट कर रही है। तो ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब हम इनका Q1 का रिजल्ट कैसा आया, परफॉर्मेंस कैसा आया, इसको डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 31% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। अब इन्होंने गाइडेंस कितना दिया था FY26 के लिए, 35 से 40% का। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गाइडेंस को मिस किया, लेकिन अभी हमको कॉन भी डिस्कस करना है, वहां पे समझेंगे कि आगे के लिए मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है। तो 31% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। इबिट्टा में 28% की ग्रोथ है, ये एडजस्टेड इबिट्टा है, मतलब ईसॉप को एक्सक्लूड करके। और पैट का नंबर कंपनी का 55% से ग्रो किया है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज काफी स्ट्रॉन्ग मिला है इस कंपनी को। देन जो की मैट्रिक्स है इनके, सबसे पहला आ जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो इसमें 14% की ग्रोथ है। आज के टाइम पे 3559 टोटल कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। और जो यूजर बेस है वो 3.3 मिलियन है। यूजर बेस में आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं और कॉर्पोरेट्स भी आते हैं। तो 3.3 मिलियन का यूजर बेस है कंपनी का और 17% की ग्रोथ है इसके अंदर। देन जो ये 3 सेगमेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर फीस इसमें 20% की ग्रोथ है, प्रोग्राम फीस 15% की ग्रोथ है, और जो आपका प्रोपेल प्लेटफॉर्म है उसमें 51% की ग्रोथ है। तो इन अ वे आप बोल सकते हो कि जो प्रोपेल का इनका प्लेटफॉर्म है, इसने कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को ग्रोथ को ड्राइव किया है Q1 के अंदर। देन और जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सो जैसे कुछ कंपनीज के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। मास्टर कार्ड के साथ में इनका जो कोलैबोरेशन है वो 7 इयर्स मतलब और एक्सटेंड हो गया है। मास्टर कार्ड के साथ में ये अब प्रीमियम फॉरेन करेंसी को ब्रांडेड कार्ड भी कंपनी लॉन्च करेगी। तो जो कॉर्पोरेट्स फॉरेन करेंसी में डील करते हैं ना, ट्रांजेक्शन होता है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा जैगल को अब से। देन ग्रैंड थॉर्टन के साथ में इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, जहां पे जीटी जो है ग्रैंड थॉर्टन, वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को इनको इंट्रोड्यूस करेगा जैगल को। तो मतलब एक और क्लाइंट एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कंपनी को। टाटा कैपिटल और वन असिस्ट के साथ में भी इनका एक टाई अप हुआ है, एक डील हुआ है, जहां पे ये अपने क्लाइंट्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, कॉर्पोरेट्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको टाटा कैपिटल का जो भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉस सेल करेगा। तो यहां से क्या आएगा, फी इनकम आएगा। सेम जैसे जिनका लॉजिस्टिक अपना व्हीकल फाइनेंसिंग करता है, को मतलब लोन ओरिजिनेटर का काम करता है, उसको भी फी इनकम आता है, वैसा वाला मॉडल है। और वन असिस्ट के ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने क्रॉस सेल करेंगे एम्प्लॉइज को, तो वहां से भी कंपनी को फी इनकम आएगा।
नए क्लाइंट्स भी इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं, जैसे आप देखोगे इंगेज इंडिया, डीटीडीसी एक्सप्रेस, सीके बिरला हेल्थ केयर, अपोलो, ट्रू कॉलर, वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सारे कंपनीज को अभी इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। सो क्लाइंट एक्विजिशन भी अच्छा चल रहा है, प्लस न्यू डील, न्यू टाई अप वगैरह भी कंपनी कर रही है कि और क्लाइंट एक्विजिशन किया जाए और ज्यादा बिजनेस जो है वो एक्वायर किया जाए। देन ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ये इस तरीके का मॉडल है कंपनी का। ये इनके नेटवर्क पार्टनर्स हैं, बैंकिंग में सारे बड़े बैंक्स हैं, कार्ड नेटवर्क में आप देखोगे तो यही 3 इंडिया के अंदर मेन यूज होते हैं, और ये पूरा कस्टमर बेस है कंपनी का। सो Q1 का रिजल्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल अच्छे नंबर से उन्होंने रिपोर्ट करे। हाँ, गाइडेंस को लेकर के हम बोल सकते हैं कि 35-40% का गाइडेंस था, उसको इन्होंने मिस किया, लेकिन हमको कौन कॉल अभी डिस्कस करना है, उसमें हम समझेंगे कि गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है या घटाया है, ओवरऑल कैसा आउटलुक दे रही है कंपनी FY26 के लिए, ये सारी चीजें अभी कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट का कहना है बेसिकली इन्होंने लास्ट ईयर में ना QIP किया था, फंड रेजिंग करी थी कंपनी ने, और लगभग 5 से 6 कंपनीज का ये एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट उसमें प्लान कर रहे थे। अभी तक सिर्फ 2 का कंप्लीट हुआ है। कंपनी कह रही है और जो है वो बाकी पाइपलाइन में है, एंड आने वाले मंथ्स में, वीक्स में आपको और अपडेट मिलेगा। अब ये जो 2 एक्विजिशन कंपनी की जो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ये मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है कि 600 से 700 जो एम्प्लॉयज है ना वो और आ जाएंगे हमारे सिस्टम के अंदर, यानी टोटल एम्प्लॉय बेस हमारा डबल हो जाएगा, 1300-1400 के आसपास हो जाएगा। अब इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह प्लान करी है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ये कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो 3 डिपार्टमेंट, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट, तीनों में कंपनी कंसोलिडेशन कर रही है, और इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 करोड़ के आसपास जो है ना वो हमारा सेविंग होगा। इस साल 25 करोड़ के आसपास सेविंग होगा, देन आने वाले ईयर्स के अंदर और ज्यादा हमको सेविंग देखने को मिलेगा इन सारे इनिशिएटिव के थ्रू। देन उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर एक एक्विजिशन किया था, मोबाइल वेयर करके एक कंपनी है। अब इस कंपनी ने पिछले पूरे साल में FY25 में 33 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट फुल ईयर में। अभी Q1 में इन्होंने 17 करोड़ रेवेन्यू कर दिया, यानी पिछले पूरे साल का 50% जो है वो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में कर दिया है। प्लस पैट के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, लास्ट फुल ईयर में जो कंपनी का प्रॉफिट था इस कंपनी का, वो Q1 में कंपनी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के ग्रोथ नंबर हो सकते हैं इस कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन और जो कुछ एक्विजिशन के पाइपलाइन में है, एक EPR सॉफ्ट करके एक कंपनी है, डाइस टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है। इस डाइस जो ये एक्विजिशन है इस कंपनी का, इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू आई थिंक 12-13 करोड़ के आसपास था, और इस साल एक्सपेक्टेड है कि 20 से 21 करोड़ का रेवेन्यू आएगा ये डाइस वाली कंपनी से, मतलब ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ आपका इस एक्विजिशन से आ जाएगा। देन ग्रीन एज करके एक कंपनी है, इसका लास्ट ईयर 26-27 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले आई थिंक 19-20 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस साल 51 से 52 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इस एक्विजिशन से, ग्रीन एज वाली एक्विजिशन से। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर रहेगा इस कंपनी के लिए। देन अभी तक ये जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं ना वो कॉर्पोरेट के लिए करते हैं, मतलब आप और मैं इन जनरल हम जैगल का क्रेडिट कार्ड बाहर से परचेज नहीं कर सकते। बट अब इस कंपनी ने एक और कंपनी के साथ में एक्विजिशन वगैरह इनका डिस्कशन चल रहा है, रियो मनी। ये जो रियो मनी है ना, इनका क्रेडिट कार्ड का प्लेटफॉर्म है, UPI इकोसिस्टम वाला, मतलब क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे लेकिन जो पे करोगे UPI के थ्रू करोगे, तो ये एडवांटेज होता है। और कंपनी कह रही है इसमें अंडर पेनिट्रेशन बहुत है, सो आगे चल के कंज्यूमर्स के लिए भी कंपनी जैगल के खुद के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का प्लान कर रही है। तो ये कुछ उनके एक्विजिशन वगैरह के प्लान है। देन ऑफशोर मार्केट में भी इनका एक्सपेंशन का प्लान है, और वहां पे ये 2 रीजन्स में टारगेट कर रहे हैं, पहला तो US के अंदर, दूसरा मेना के अंदर। मेना मतलब आपका मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो वहां पे इनका एक्सपेंशन का प्लान है। नियर फ्यूचर में नहीं है, बट ऑफकोर्स मीडियम टर्म में कंपनी उन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रही है। काफी सारे AI टूल्स वगैरह ये बना रहे हैं, जैसे बिल प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 80% तक और इंप्रूव हो सकता है, उसके लिए कुछ ये ऑटोमेटेड प्लान, ऑटोमेशन वगैरह बना रहे हैं। मल्टीलिंगुअल जो आपके रोबोटिक चैट्स होते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं कस्टमर से, उसके लिए ये कुछ काम कर रहे हैं, AI टूल्स वगैरह प्लान कर रही है। सो ये भी कंपनी का चल रहा है। देन ग्रोथ गाइडेंस पे अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि Q1 में, मतलब इस कॉन कॉल के अंदर हम इंटरनली ये फील कर रहे हैं कि हम गाइडेंस को इंक्रीज करें, बट एक्चुअली में हम Q2 तक का वेट करेंगे। और अभी के लिए इन्होंने वो सेम गाइडेंस मेंटेन रखा है 35 से 40% का FY26 के अंदर। सो एक तरीके से आप मतलब आपको इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि गाइडेंस इंक्रीज करने को देख रही है कंपनी। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे ना FY25, तो पूरे साल में हर एक क्वार्टर में लगभग इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया। देन इवेंचुअली इनका पूरे साल का गाइडेंस था 62-63% का, वो भी हर एक क्वार्टर में गाइडेंस को बढ़ाने के बाद, और कंपनी ने 68% का ग्रोथ दिखाया था फुल ईयर बेसिस पे पूरे FY25 में। तो उस तरीके का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। गाइडेंस ये कंजर्वेटिव देते हैं, देन मोस्ट ऑफ द टाइम आने वाले क्वार्टर्स के अंदर गाइडेंस इंक्रीज करती है कंपनी। अभी Q1 में नहीं किया है, Q2 के लिए कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम गाइडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। देन कंपनी का क्लाइंट बेस वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ,
प्रोग्राम फीस वाला जो हमने सेगमेंट डिस्कस किया था ना, उसमें आप देखोगे ग्रोथ कम थी, सिर्फ 14-15% के आसपास की ग्रोथ थी। एंड आई थिंक इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में ये गाइडेंस दिया था कि प्रोग्राम फीस भी हमारा 30 से 35-40% से ग्रो करेगा इन FY26। तो मैनेजमेंट बोल रहा है Q1 आपका जनरली थोड़ा सा वीक रहता है, सीजनैलिटी का इश्यू होता है। प्लस इस बार मैक्रो इकोनॉमिकली भी आप देखोगे तो काफी सारे इश्यूज थे, आपका ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उस बीच थोड़ा सा जो ट्रैवल होता है एम्प्लॉयज का और जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो थोड़ा सा कम हो गया था। इंडिया पाकिस्तान का भी बीच में टेंशन हुआ था 10 डेज का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा। बट आने वाले क्वार्टर्स के लिए कह रहे हैं कि इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा Q2, Q3, Q4 में, और इसका भी सेम गाइडेंस इन्होंने मेंटेन किया है 30 से 35-40% का। प्लस मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इसमें आप देखो कि हमने एफिशिएंसी कितनी अच्छी इंप्रूव करी है। सो प्रोग्राम फीस का 71% जो कॉस्ट है ना कंपनी का, वो इंसेंटिव में जाता था। इनको बेसिकली कॉर्पोरेट्स को और एम्प्लॉयज को वो इंसेंटिव देना पड़ता था कि इसको आप यूज करो, ज्यादा ज्यादा कार्ड को यूज करो। लेकिन अब वो 71% कम होकर के 65% हो गया। तो कंपनी कह रही है आने वाले क्वार्टर्स में भी ये लोअर ट्रेजेक्ट्री ही रहेगी, मतलब कॉस्ट को कम करते हुए इस बिजनेस को हम ग्रो करेंगे, तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा कंपनी को आगे चल के। देन ओके, एक्विजिशन वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। एक और बहुत अच्छा गाइडेंस है इस कंपनी का इबिटा मार्जिन के ऊपर। तो इनके इबिटा मार्जिन अभी आप देखोगे ना तो 9 से 10% के रेंज में है। इस साल के लिए इनका गाइडेंस है 10 से 11% का, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है FY26 के अंदर। मीडियम टर्म में इस कंपनी का गाइडेंस है हमारे इबिटा मार्जिन 12 to 15% हो जाएंगे। अब इसका आप सिग्निफिकेंस समझो, बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके समझते हैं। तो अभी FY25 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1300 करोड़। अभी ये हम देख रहे हैं कि हर साल एक्विजिशन करती जा रही है, बिजनेस खुद का ऑर्गेनिक बिजनेस बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। बट स्टिल हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल करता है, यानी कि मोटा मोटा 24% का ग्रोथ कैगर होता है 3 साल के लिए। तो रेवेन्यू आपका हो जाएगा 1300 से 2600 करोड़। इबिटा मार्जिन अभी कितना है 9%, कंपनी बोल रही है 3-4 इयर्स में जाएगा 12 to 15%। इसमें भी हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं एंड हम 12% का इबिटा मार्जिन अज्यूम करते हैं। तो रेवेन्यू आपका 1300 से 2600 जाएगा। इबिटा मार्जिन 1300 के रेवेन्यू के ऊपर आपका आता है अराउंड 9%, और मतलब अमाउंट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आई थिंक 115 करोड़ के आसपास है। जब इनका इबिटा मार्जिन 12% हो जाएगा, 15% भी नहीं 12% हो जाएगा, तो कंपनी का जो इबिटा का नंबर है ना वो अराउंड 315-320 करोड़ हो जाएगा। यानी रेवेन्यू डबल होगा, बट जो इबिटा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो ऑलमोस्ट 3x हो जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो इतना बड़ा इसका ग्रोथ आ सकता है अगर कंपनी इस चीजों को अचीव कर लेती है, ऑपरेशन एफिशिएंसी अचीव कर लेती है। देन पैट तो बहुत आराम से आपका 4 to 5x हो सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, और ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है हमने, सिर्फ 24% का ग्रोथ कैगर। तो मार्जिन पे एक्चुअली में बहुत अच्छा गाइडेंस है कंपनी का। कंपनी वो जो इंसेंटिव कॉस्ट है उसके लिए भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, अभी तो जैसे ये 65% है, नेक्स्ट 2-3 इयर्स में हमारा टारगेट रहेगा इसको हम 50 से 60% के रेंज में आ जाए। यानी इसकी ट्रेजेक्ट्री भी डाउनवर्ड रहेगी, तो मतलब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलने का चांस है। देन बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, ऑफशोर ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी यूनिक स्ट्रेटेजी है। अनलाइक की कंपनी खुद का वहां पे ऑफिस वगैरह सेटअप करे, एम्प्लॉइज वगैरह सेटअप करे, एक तो उसमें अपफ्रंट कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगा, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो ना करते हुए कंपनी ने वीसी फंड में इन्वेस्ट किया है। वीसी मतलब वेंचर कैपिटल फंड, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी कह रही है इससे हमको उन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो फाउंडर्स हैं उनके साथ में हमारा कनेक्शन बन सकता है, हम देख सकते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स कौन सी टेक्नोलॉजी उन मार्केट्स में यूज कर रहे हैं। तो रादर देन हम खुद वहां पे ऑन ग्राउंड जाएं और ये सारा हेडेक लें, फिर कॉस्ट वगैरह बियर करें, इससे अच्छा हमने एक ओवरव्यू लेना वहां पे प्रेफर किया है कि हमको पता चल जाएगा ओवरऑल किस तरीके की चीजें उन मार्केट्स में चल रही है। देन जैसा होगा आगे चल के हम उसमें एक्सपैंड कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी किया नहीं है वहां पे। देन जैसे एक और एक्विजिशन इन्होंने किया था कुछ टाइम पहले, टैक्स स्पैनर करके एक कंपनी है, उसका इन्होंने एक्विजिशन किया था। अब अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जियो ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे ना टैक्स सर्विसेज देना स्टार्ट किया है। तो मतलब इनका कहना है कि हमारा डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है जियो के साथ में, बिकॉज हमारी ये जो कंपनी है टैक्स स्पैनर, इनका मॉडल थोड़ा सा अलग है। ये काफी स्पेशल केसेस में और कॉम्प्लेक्स केसेस में टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्रिप्टो में इनकम है, या फिर अगर आपकी फॉरेन करेंसी में इनकम है, रेंटल इनकम अगर आपको आता है, म्यूचुअल फंड से अगर आपको इनकम आता है, मतलब जहां पे टैक्स लॉज जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, क्रिटिकल हैं, उन केसेस में, उन स्पेशल केसेस में ये टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को। जियो जो है वो आपका रिटेल मासेस को टारगेट करेगा, तो कंपनी कह रही है कि हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। उसके ऊपर से ये जो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू करते हैं, मतलब इनके HCL हैं, बॉश है और एक्सेंचर है, इनके साथ में इनका पार्टनरशिप है, उनके थ्रू ये उन एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं। तो कंपनी कह रही है वहां पे हमारा कोई कंपटीशन वगैरह हम देखते नहीं है अभी। देन इनके ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोपेल, सेव और जोयर, कंपनी कह रही है ये अभी उस स्टेज में है जहां पे इंडिया में 10-15 ईयर्स पहले आपको ERP, CRM जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस स्टेज में थे 10-15 ईयर्स पहले।
सो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के अंदर आप देखोगे ये तीनों सॉफ्टवेयर भी अपने अपने कैटेगरी में बहुत बहुत बड़े प्लेयर बन चुके होंगे, बहुत बड़ा मार्केट गेन कर चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है इन सारे प्रोडक्ट्स का, इन सारे प्लेटफॉर्म का कॉर्पोरेट्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो पहले के ईयर्स में था। तो इसमें काफी अच्छा ग्रोथ कंपनी देख रही है। लास्टली अगर हम डिस्कस करें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर, तो इनका भी ना सेम व्यू है जैसा जिनका का था। इनकी भी मैनेजमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है, ग्रोथ लीवर काफी सारे हैं, बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स इंडिया में है भी ना, वो एक दो सेगमेंट के अंदर ही काम करते हैं, मतलब किसी का भी ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल नहीं है कि वो एक्सपेंसेस पे भी काम कर रहा है, वेंडर पे भी काम कर रहा है और वाउचर्स वगैरह पे भी काम कर रहा है, साथ में वो फ्लोट इनकम भी ले रहा है, ट्रांजेक्शन इनकम भी ले रहा है। तो इस तरीके का किसी का मॉडल नहीं है इंटीग्रेटेड, तो वो एक हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। प्लस अगर और प्लेयर्स आएंगे भी तो इंडस्ट्री और इवॉल्व करेगी, इंडस्ट्री का खुद का काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। सो ये छोटा सा कॉन कॉल था कंपनी का। मेन अगर आप क्रक्स समझोगे इस कॉन कॉल का, तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, एक तो अपने खुद के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म्स को लेकर के आने वाले क्वार्टर्स में इनका ना H2 अच्छा होता है, Q3 Q4 अच्छा होता है, बिकॉज उसमें वो सीजन होता है, फेस्टिव सीजन होता है, तो आपके वाउचर्स वगैरह भी ज्यादा यूज किए जाते हैं, एम्प्लॉयज का ट्रैवल भी वहां पे ज्यादा होता है, बिकॉज सेल्स टारगेट होते हैं आपके, तो उनका ट्रैवल ज्यादा होगा तो मतलब ट्रांजेक्शन वहां पे ज्यादा होगी, तो उसके लिए कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और जो इनके एक्विजिशन वगैरह प्लान है, अगर वो टाइमली हो गए तब तो हमको और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो अगर आप इनका मतलब पैट फोरकास्ट करोगे ना, फॉरवर्ड पी वगैरह फोरकास्ट करोगे, तो काफी लुक्रेटिव डील लगती है एक्चुअली में। इस कंपनी का Q1 में ऑलमोस्ट 54-55% का बॉटम लाइन का ग्रोथ है। पूरे साल का रेवेन्यू का गाइडेंस है 35 से 40%, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, Q1 में इन्होंने 31% ग्रोथ दिया है, हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो अगर पूरे साल में कंपनी को 40% से ग्रो करना है, तो उसका मतलब है आने वाले 3 क्वार्टर्स में मोर देन 40% का कैगर कंपनी को रिपोर्ट करना होगा टॉप लाइन के अंदर। तो यानी रेवेन्यू मेरा ग्रो करेगा मोर देन 40% से नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर, और बॉटम लाइन उससे भी हायर पेस पे ग्रो करेगा, बिकॉज फिर पूरे साल में मेरा इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस भी तो है कि 100 बेसिस पॉइंट मेरा मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन उसको भी हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि कंपनी का पैड ग्रोथ भी सेम रहता है, 35 से 40% का रहता है नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर। तो पूरे साल जो इस कंपनी का पैट आता है ना FY26 का, वो अराउंड 120 से 130 करोड़ के आसपास आएगा। सो 120 से 130 करोड़ का आपका मतलब FY26 का पैट हो गया। ऑर्गेनिक बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, और उसको अगर आप डिवाइड करोगे कंपनी के करंट मार्केट कैप के साथ में, तो आपका फॉरवर्ड पी अराउंड 42 से 46 के रेंज में है। जो सबसे अच्छी चीज हुई है जैगल के केस में ना, कि क्यों इनका डील अभी ठीक ठाक लग रहा है, इसका स्टॉक जो है ना वो ऑलमोस्ट 600 पे था, और काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला है इनके स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 30-40% अभी भी स्टॉक अपने हाई से नीचे है। मतलब लास्ट कुछ टाइम में ठीक ठाक रैली देखने को मिली है रिजल्ट के बाद भी, लेकिन अभी भी अपने हाई से 30-40% नीचे है। पी डी रेट हुआ है इनका, पी पहले आई थिंक 100 का था, 120 का था, अभी तो 50-55 के आसपास है। तो पी बहुत बहुत शार्प इसका डी रेट हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इनका पैग रेशियो देखते हो तो वो अराउंड 1.2-1.3 के आसपास आता है। ये सब सिर्फ ऑर्गेनिक बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, इसमें कोई भी एक्विजिशन इंक्लूडेड नहीं है अभी, क्योंकि इनका कहना है कि अगर सितंबर तक हमारा एक्विजिशन हो गया जो प्लान्ड है, तो आई मीन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस कॉन कॉल में बोला था या किसी इंटरव्यू में बोला था इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि एक्विजिशन होने के बाद हमारा जो ग्रोथ है FY26 का, वो 40% और ऐड हो जाएगा। तो मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ 40% और एक्विजिशन मिला के और ग्रोथ आ जाएगी 40%, तो टोटल ग्रोथ 80% हो जाएगा, यानी पैट तो बहुत आराम से आपका डबल कर सकता है फिर FY26 के केसेस में, तो डील और ज्यादा लुक्रेटिव हो जाएगी। लेकिन उसको तो हम काउंट कर ही नहीं रहे, हम उसके बिना ऑर्गेनिक बिजनेस भी अगर अब देखें तो भी पैग रेशियो कंपनी का 1.2-1.3 के आसपास आता है, फॉरवर्ड पी 42 से 46 है। और ये जो इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, कंपटीशन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा अभी है नहीं, आगे चल के प्लेयर्स और आएंगे भी तो भी मार्केट और इवॉल्व होगा, तो उनके पास में स्कोप बहुत है। इंडिया का अगर आप डिजिटल पेनिट्रेशन देखो तो बढ़ता ही जा रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, एंड अगर आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में। जैगल तो बहुत छोटा प्लेयर है अभी, और ऑलरेडी कंपनी 35-40% पे ग्रो करी है, लेकिन अगर आप बेस केस भी अज्यूम करोगे ना इस कंपनी का कि आगे चल के थोड़ा बहुत मतलब परफॉर्मेंस खराब होती है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहती है, स्टिल 20% का ग्रोथ कैगर ये कंपनी बहुत आराम से मेंटेन कर सकता है एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास में, ये ऑर्गेनिक बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर एक्विजिशंस वगैरह इनकी ठीक चल गई जैसे अभी पाइपलाइन में है, तब तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड ग्रोथ कंपनी का 40-50% तक आ सकता है। ये हम सिर्फ टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम लाइन में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज वही प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जैसे हमने जिनका का केस डिस्कस किया था। 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं इस कंपनी के पास में, यूजर्स 3.3 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हैं। तो जो भी नया प्लेटफॉर्म ये एक्वायर करेंगे या जो भी नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करेंगे, आप एट वन गो वो 3.3 मिलियन यूजर्स को उसको एक्सेस दे सकते हो। तो मतलब आपका जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है ना, वो और ज्यादा फास्ट हो सकता है
इन कंपैरिजन टू टॉप लाइन ग्रोथ। तो मतलब ओवरऑल स्कोप काफी अच्छा लगता है बिजनेस का। सेम ये भी उस कैटेगरी में आता है जिनका की तरह, जिसका मतलब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है, स्केलेबिलिटी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है इन कंपनीज के लिए। एंड उन बिजनेसेस में जहां पे एज अ शेयर होल्डर मैं प्रेफर करूंगा कि इनके साथ में मैं ग्रो करूं नेक्स्ट 3, 5, 7 ईयर्स तक। ऑफकोर्स बिजनेस ट्रैक पे रहना चाहिए। अगर मतलब बिजनेस ही डीरेल हो गया, इनकी परफॉर्मेंस डिप हो गई, या कोई 2-4 इन्होंने गलत एक्विजिशन कर लिए जिससे इनकी खुद की परफॉर्मेंस पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग गया, तब तो फिर अलग ही केस है। लेकिन हाँ, वैसा पोटेंशियल दिखता है। और ओवरऑल अगर हम डील देखें कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर भी, सिर्फ ऑर्गेनिक बिजनेस के बेसिस पे भी, तो भी बहुत अच्छी डील लगती है FY26 के अंदर। और अगर ये एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस कर दिया आने वाले डेज या वीक्स के अंदर, तब तो आप देखोगे कि मार्केट पहले ही रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मार्केट पूरे साल का थोड़ी वेट करेगा कि FY26 कंप्लीट होगा, 80% का ग्रोथ आएगा, तब जाके मैं जैगल को रिवॉर्ड करूंगा। वो तो पहले ही डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो भी हमको प्रोएक्टिवली ट्रैक करना है कि कौन सा अपडेट वगैरह मैनेजमेंट जो है वो अनाउंस कर रहा है BSE के ऊपर। सो ओवरऑल ठीक है, बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।